हेलो दोस्तों। तो कल हमने 10 क्वेश्चन का एक सेट अपलोड किया था। तो लास्ट मुझे कमेंट जो आया था उसमें ये था कि 10 क्वेश्चन बहुत कम है और साथ ही ये कंटेंट को लेके भी कुछ बातें थी। देखिए, जो भी शेयर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन वो सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं वापस बोलता हूँ, आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं उसके नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है कि वो किस पर्टिकुलर एग्जाम से आया हुआ है। ठीक है? तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंटेंट बुरे हैं, ठीक है? जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन के बाद डेली 30 क्वेश्चन का केवल एक ही वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि 10-10 वीडियो ये भी बोला गया है कि 10-10 वीडियो बहुत कम है, 10 क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, 30 क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलर अपलोड होंगे, एक ही वीडियो में अपलोड होंगे। ठीक है? चलते हैं आगे। क्वेश्चन 11 10 तक हमने कर लिया था। 1000 एमसीक्यू सीरीज है ये। तो 1000 तक जाने के लिए डेली क्वेश्चन जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा। अगर आपको एक क्वेश्चन चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वैसे यहाँ पे डिस्प्ले आपको हो रहा होगा। क्वेश्चन है, विच ऑप्शन शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि आई एम रणछोड़ दास चांचड़, शिमला आया चतुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है? आई एम रणछोड़ दास चांचड़, शिमला आया चतुर। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है? तो आई फॉर आइडेंटिफाइंग होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। तो हमको बेसिकली करना क्या है, ये जो हमको दिया गया है ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना वो है। बुक कीपिंग के लिए आई एम रणछोड़ दास चाचड़ होता है। ठीक है? लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए, मतलब अकाउंटिंग के लिए हम आर से यानी रिकॉर्डिंग से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इसमें जो पहले होता है रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग। इसको हम लोग बोलेंगे रणछोड़ दास चांचड़, शिमला चतुर। ठीक है? शिमला आया चतुर। तो आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासिफाइंग, एस फॉर समराइजिंग। और आया आया में जब बोलता हूँ तो आया में ए और आई दोनों आते हैं। इट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। और लास्ट में इसके आता है सी, विच इज कम्युनिकेटिंग। ठीक है? तो आपको याद रखना है आई एम रणछोड़ दास चांचड़, शिमला आया चतुर। ऑप्शन हो जाएगा बी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेकंड है, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इंक्लूड होता है। ऑप्शन सी, सिंप्लीफाइंग इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन सा एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का की विशेषता नहीं है? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, लेकिन प्रोफिशिएंसी की बात कहीं नहीं कही गई है। रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते ही हैं। ठीक है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये आपके डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ था जुलाई 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस इज। जो अमाउंट आप खर्च करते हैं जिससे आपके बिजनेस की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, वैसे खर्चे को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे खर्चे को हम सिंपली कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये भी आपके यूपी टीजीटी कॉमर्स में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the sorry which of the following statement is not true? The job of bookkeeping is analytical in nature. नहीं, ये तो पहला ही जो है गलत है कि बुक कीपिंग का जॉब जो होता है वो एनालिटिकल नेचर का नहीं होता है। ठीक है? बुक कीपिंग का जॉब ऐसा जॉब है जिसको एक क्लर्कियल जॉब भी कहा जाता है। मतलब एक क्लर्क कर सकता है जिसके पास बेसिकली कोई भी नॉलेज ना हो, क्योंकि इसमें हम केवल जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है? तो बाकी जो स्टेटमेंट आपके हैं सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आंसर है आपका ऑप्शन बी, कीपिंग करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है? बुक कीपिंग का ये इकलौता ऑब्जेक्टिव होता है कि आप करेक्ट, मतलब मैथमेटिकली करेक्ट और कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन का। ठीक है? नेक्स्ट पे ब्लैंक दिया है आपको, आर द ऑब्लिगेशन और डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन नियर फ्यूचर।
जो ऑब्लिगेशन ऐसी क्या चीज है जो ऑब्लिगेशन होता है या डेट होता है हमारे लिए, जिसको हमको कुछ समय बाद देना है। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही होंगी, ऑप्शन ए है डिबेंचर और ऑप्शन सी है लाइबिलिटीज। आंसर हो जाएगा लाइबिलिटीज, क्योंकि डिबेंचर लाइबिलिटी का एक पार्ट होता है और सारी की सारी लाइबिलिटी को हम इंक्लूड करेंगे। ये आपके एच टेट में आया था पीजीटी एग्जाम में 2016 में। ठीक है, ऑप्शन विल बी सी, लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग? कौन सा एक बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा टू नो द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है, ना कि बुक कीपिंग का। तो नंबर ऑफ वर्कर जो है, ये भी आपके एक तरह से कॉमर्स का क्वेश्चन बन जाता है, ये बिजनेस स्टडी का क्वेश्चन बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं, GAAPs इज द एक्रोनिम फॉर। GAAP क्या होते हैं? तो जी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये भी आपके DSSB PGT जुलाई 2018 में आया था जो क्वेश्चन। इसके PDF आपको अगेन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is not a transaction as per accounting principle? कौन सा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल। ऑब्वियसली ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सेकंड, मिस्टर एक्स पेड सैलरी वर्थ 5000 टू स्टाफ। ऑब्वियसली ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन सी, एक्स परचेज मशीनरी वर्थ 20,000 इन कैश। ये भी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो लास्ट में बोला गया है, मिस्टर एक्स प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ डिसूजा एंड कंपनी, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया गया है, ना कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जब ये मॉनिटरी हो जाएगा, तब हम उसको मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद ही ये बिजनेस ट्रांजेक्शन बनेगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, विच इज अमलगमेशन। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। और ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मर्ज हुआ है, उसको आप कमेंट कीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर दी। प्रोविजन फॉर बैड डेट किस पर्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से हम बनाते हैं? तो ये होता है ऑप्शन बी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो आपको बोलता है कि लाभों के लिए लाभों का आप उम्मीद मत कीजिए, लाभ की उम्मीद मत कीजिए, और हानि के लिए प्रावधान बनाते रहिए। ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि एंटिटी दो टाइप की होती है, एक ओनर होता है और एक दूसरी एक बिजनेस होती है, दोनों अलग अलग एंटिटी मानी जाती है। कॉस्ट कंसेप्ट आपको वो बोलता है कि किसी पर्टिकुलर एसेट को अगर आपने किसी कॉस्ट पे खरीदा है, तो आप उसी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, डजेंट मैटर कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट वैल्यू बाद में बदलती है कि नहीं बदलती है। ऑप्शन डी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपको बताता है कि वो एक बिजनेस है, उसका ट्रांजेक्शन या उसकी अकाउंटिंग आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि वो बिजनेस आने वाले कई वर्षों तक चलते रहेगी, ना कि ऐसे कि वो आने वाले समय पे करप्ट मतलब बैंक होने वाली है। ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है सिंपली कि कंटिन्यूअस अकाउंटिंग करना बिना इंटरप्शन के। नेक्स्ट है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इज नोन एज। प्लेइंग सेफ जो पॉलिसी है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मतलब जहां पे हम प्रॉफिट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते, लेकिन लॉस के लिए पूरा हम बना के रखते हैं अपना रिजर्व, अपना बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। अकाउंटिंग कंसेप्ट, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो प्रिपेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मैचिंग। मैचिंग के तहत आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली किसी भी अकाउंट को आपके मैचिंग प्रिंसिपल के तहत ही बनाया जाता है, उसको कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये भी आपके यूपी टीजीटी का क्वेश्चन था।
25th question, the conservation of conservatism is applicable in कंजर्वेटिज्म जो कंसेप्ट है उसका कंजर्वेशन कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। इसी पे हम कंजर्वेटिज्म लगाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जो आपका है वो आपको फ्यूचर में आप आपके दिए जाने वाले डिस्काउंट को लेकर है। ये किसी तरह का लॉस नहीं होता, ये आप बेनिफिट की सोच रहे हैं। जहां पे आप लॉस की सोचते हैं पहले से, वहां पे आप कंजर्वेटिज्म एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है वो किसका बेसिस है? सो ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट depreciating fixed asset over their useful life will be the right answer. Which of the following accounting standard related to accounting for fixed asset? कौन सा एक accounting standard है जो कि accounting for fixed asset से relate करता है? So option B, AS10 will be the right answer. और अगर आपसे पूछा जाए कि depreciation फिलहाल कौन से accounting में मर्ज किया गया है, तो आपका आंसर अगेन सेम हो जाएगा AS10। कमेंट करके बताइए AS16 किसके लिए एप्लीकेबल है? 28. The practice of appending notes regarding contingent liabilities in accounting statements is in pursuant to। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो होता है उसके तहत ही आप अपने जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है उसको आप फुट नोट बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग नोट जो रहते हैं उसमें आप शो करते हो। जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, बैलेंस शीट, उसके जस्ट नीचे आप लोग हम क्या करते हैं कि जितने भी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है उसको हम शो करते हैं। इसको शो करने के पीछे हमारा ये मकसद रहता है कि जो भी उसके यूजर हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है। Convention of disclosure will be the right answer. 29 question, under which concept the owner of a business is considered as creditor? So the separate entity concept says that the owner is separated from the business. ठीक है, option B will be the right answer. GAAP required to, GAAP क्यों required है? So option A, global harmonization in accounting. बहुत सारे जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो भी एक लाइक इंडिया की बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे में अगर दो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज रही तो फिर हार्मोनी डिस्कार्ड हो सकती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग के लिए हम जीएएपी को रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट? ओनर और मैनेजमेंट को अलग कौन करता है? सो ऑप्शन ए, बिजनेस एंटिटी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 32, क्वेश्चन 32, अक्रूवल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू। अक्रूवल कंसेप्ट किससे रिलेट करता है? सो अक्रूवल कंसेप्ट आपके ऑप्शन ए, रिवेन्यू से रिलेट करता है। क्वेश्चन 33, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था? ठीक है, सो ऑप्शन बी 1977 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं जिनको आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिए 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, concept of conservation refer to taking into account। concept of conservation है वो कहाँ कहाँ किस मद में जाना जाता है? ठीक है, सो ऑप्शन 1 सेकंड, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, चलिए इसको करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो प्रॉफिट हमको रियलाइज हो चुका है और जो पॉसिबल लॉसेस हैं सारी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, और ये हमारे आता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो प्रॉफिट आपको हो चुकी है बस उसको
और जो लॉसेस आपको होने वाले हैं, चाहे वो हुए ना हो, उन सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन इशू करता है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 AS 19 रिलेट्स टू। AS 19 किससे रिलेट करता है? तो AS 19 आपका लीज से रिलेट करता है। AS 3 इज रिलेटेड टू। AS 3 किससे रिलेट करता है? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे AS 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी रिलेट करता है, तो दोनों ही याद रखिए। Question number 38, voucher prepared for the transaction with multiple debits and multiple credits is known as। So जहाँ पे ऐसे वाउचर जहाँ पे बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट एक साथ होते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स वाउचर कहते हैं। कई लोग का डाउट ये आता है कि अगर इसे कॉम्प्लेक्स वाउचर कहते हैं तो कंपाउंड वाउचर किसे कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि कंपाउंड वाउचर और कॉम्प्लेक्स वाउचर में एक छोटा सा अंतर होता है। कंपाउंड वाउचर वो होता है जिसमें एक सिंगल डेबिट या एक सिंगल क्रेडिट होता है और उसके ऑपोजिट में बहुत सारे डेबिट या बहुत सारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट एक साथ होते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी ए, कॉम्प्लेक्स वाउचर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है? इंटरेस्ट अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। जब इंटरेस्ट अक्रू हो जाता है या आउटस्टैंडिंग हो जाता है या प्रीपेड है, तो ऐसे केस में ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 40। स्टॉक अकाउंट इज, स्टॉक अकाउंट क्या होता है? तो एक स्टॉक अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है जो कि आपके बिजनेस के लिए एक तरह से स्टॉक यानी कि करंट एसेट के लिए काम करता है, ठीक है। सो आज के जितने भी क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चंस हमने किए हैं आज, और 30 के 30 क्वेश्चन में आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में जैसे भी वीडियोस आती हैं वो आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच।